नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सालेहा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेवा पर्व के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए अंक के साथ। देश के सभी नागरिकों के लिए व्यापक, सुगम और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आधारशिला रखी गई, जिसके तहत 2.25 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी विकसित किए गए, जिनके जरिए न्याय संगत और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। ये पूरी कवायद एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में है स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा जी। सर नमस्कार और आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। शर्मा जी, आज आपसे बातचीत करेंगे कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्या उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आप किन्हें मानते हैं और आपको क्या लगता है कि इसका समाज पर कैसा असर पड़ रहा है। देखिए, पिछले 10 सालों में 2014 के बाद जो हेल्थ सेक्टर में बदलाव आए हैं वो अभूतपूर्व हैं। बेसिक जो विचार है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस भावना से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर में बदलाव लाए और उनका जो बेसिक मोटिव है वो है 5 पिलर्स को स्थापित करना, उनको डेवलप करना और उनको जन जन तक पहुंचाना। 5 पिलर्स क्या है हेल्थ सिस्टम के, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताए हैं। पहला पिलर है, पहला स्तंभ है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। देखो, समाज में बीमारियां हो ही नहीं, इसके लिए हमारा हेल्थ सिस्टम अगर डेवलप हो जाए तो हमारे समाज पे बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे आरोग्य मंदिर ओपन किए हैं, जिनके द्वारा अपनी माताएं, बहनें, बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप रूटीनली समय समय पर होता रहता है और जो बीमारियां अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट हो सकती है उनको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इस वजह से आपको डेवलप किया जाता है। दूसरा स्तंभ है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। जैसे कई बीमारियां हैं जिनको आप पहले ही डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसे आप अर्ली स्टेज पे, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाए तो उनको आप इजीली ट्रीट कर सकते हो। यानी शुरुआती चरण में ही उन बीमारियों को पता लग जाए तो उनका इलाज आसान हो। बिल्कुल, जैसे कैंसर है, अगर आपको पहले ही पता लग जाए तो उसका सर्जरी या किसी भी ट्रीटमेंट से आप तुरंत इलाज कर सकते हो और बाद में मरीज की जान भी बचाई जा सकती है और आपका इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत कम हो सकता है। तीसरा जो स्तंभ है वो है फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। देखो, प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं ऐसे चलाई है जिसमें कि आपको टोटली फ्री इलाज मिलता है, जिसमें कि 5 लाख तक का एक परिवार को पूरी सुविधा मिलती है और कई जन आरोग्य औषधि केंद्र खोले हैं जहां पर बहुत ही कम लागत पर आपको दवाइयां मिलती है। चौथा जो स्तंभ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन हेल्थ सर्विसेज। इसका मतलब है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हेल्थ केयर में। दूसरा, उन हेल्थ केयर जो डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। और 5वां और बहुत महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का यूज इन हेल्थ सेक्टर। तो ये 5 स्तंभ है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि ये 5 प्रमुख स्तंभ इन्हें साथ लेकर चला जा रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले टेक्नोलॉजी की, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ा है, और स्पेशली अगर हम दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें क्या बदलाव आए हैं? मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी और ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये चीज तो माननी पड़ेगी कि जो ये सरकार है, डिजिटलाइजेशन को बहुत ही अच्छे तौर पर इन्होंने लागू किया है और डिजिटल मिशन जो इन्होंने लागू किया है हर सेक्टर में, केवल हेल्थ सेक्टर नहीं सारे सेक्टरों में, उसने एक निर्णायक भूमिका अदा की है। अब हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें तो जैसे टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन से दूर दराज जो गाँव में मरीज बैठे होते हैं वो एक एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप टेलीमेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी आप इसका उपयोग है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन से एक तो आपका रीच बढ़ जाता है, आप दूर दराज गांवों तक पहुंच सकते हो। दूसरा, डिजिटलाइजेशन से जो भी लीकेज है योजनाओं में या भ्रष्टाचार करें तो वो भ्रष्टाचार कम से कम हो सकता है और जो लीकेज है उस योजनाओं का उसको रोका जा सकता है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। सिर्फ बातों की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम आंकड़ों पर भी अगर गौर करें तो हमने देखा कि साल 2015 में देश भर में जो जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या महज 80 थी और आज
उनकी जो तादाद है वो बढ़कर 11,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो जन औषधि केंद्र सस्ती दवाइयों के उपलब्ध कराने के मकसद से बनाए गए। तो आपको क्या लगता है कि इन पे जो दवाइयां उपलब्ध है, क्या वो गंभीर रोगों का भी मुकाबला करने में सक्षम है? बिल्कुल मैडम, आपने सही बोला। जो जनौषधि केंद्र खोले गए हैं उनमें बहुत ही उचित दरों पर और सस्ती दवाइयां उपलब्ध है, और हर तरीके की दवाइयां, इवन अभी तो कैंसर की मेडिसिन भी उन जनौषधि केंद्रों पे मिलती है, जो कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन जनौषधि केंद्रों पर उन दवाओं को भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया है। सर, अभी आपने बात कही कि देश भर में एक जाल सा बिछा दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में पेशेवर लोगों की कमी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पिछले एक दशक में क्या कदम उठाए गए हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुंच बढ़े? अगर हम संस्थानों के संदर्भ में बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है हेल्थ सेक्टर में, वो अभूतपूर्व है। हम अगर गौर करें, स्वतंत्रता के 70 साल तक अपने देश में एम्स की संख्या थी 7 और अभी इन लास्ट 10 ईयर में ये 7 से बढ़कर 23 हो गई है, 23। ऐसे ही अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, स्वतंत्रता के 70 साल तक 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, अभी ये संख्या बढ़कर लगभग 706 हो गई है। ऐसे ही अगर हम MBBS सीट्स की बात करें कि हम कितने डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो पहले थी 51,000 और पिछले 10 सालों में ये बढ़कर हो गई 1,07,000। ऐसे ही अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी बात करें, तो पहले ये थी 31,000 और पिछले 10 सालों में ये डबल से भी ज्यादा होकर 70,000 तक पहुंच गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अभूतपूर्व इसमें काम हुआ है। अगर हम ESI फैसिलिटीज की बात करें तो ESI फैसिलिटी भी बढ़कर दुगने से ज्यादा हो गई है पिछले 10 सालों में। तो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, जितने डॉक्टर्स ज्यादा उपलब्ध होंगे, जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्यादा उपलब्ध होंगे, वो गांवों में जाके अपना बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। क्योंकि 10 साल से पहले गांवों में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे। अभी आप देखेंगे तहसील लेवल पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की फैसिलिटी उपलब्ध है। मैं मैडम शहर से आता हूं, तालुका प्लेस है, तहसील है, वहां पर आज यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है, प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध है, कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। पहले वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिलते थे। तो इस हिसाब से पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व बदलाव आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंकड़े अपनी सफलता की कहानी खुद ही कहते हैं कि किस तेजी से देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एक जो नारी होती है वो परिवार का आधार होती है, परिवार को संभालती है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन कौन से खास कदम उठाए गए हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाओं के केंद्र में जो महत्वपूर्ण है वो होती है माँ, महिला, बहन, बेटी। ये उनका शुरू से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और अभी भी उनका यही। अभी उन्होंने रिसेंटली स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया है। सेवा पर्व मनाया जा रहा है और 8वां पोषण माह भी शुरू किया था, शायद मध्य प्रदेश में अभी हुआ था। तो आप 10 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप्स अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों भी अपने स्वैच्छिक रूप से इसमें योगदान दे रहे हैं। और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और अभी तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम है ये। और इसमें स्पेशली महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अब अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए इंद्रधनुष कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया। इंद्रधनुष में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, टीकाकरण का कार्यक्रम है, और इसमें जितने भी डिजीजेज प्रिवेंटेबल है उनको कवर किया गया है। तो बच्चों में बीमारियां नहीं हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत सशक्त रूप से काम हो रहा है। इसमें एक जननी सुरक्षा योजना भी है, उसमें भी बहुत अभूतपूर्व काम हुआ है। और इसके तहत सशक्त महिला, अगर स्वस्थ महिला होगी तो परिवार भी स्वस्थ होगा और वो ग्रो भी अच्छा करेगा। इसी तरह एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, उनके खून की जांच की जा रही है महिलाओं की। कई और पहल भी हैं जिनमें मुफ्त जांच की सुविधा मिल रही है। सर, अगर हम बात करें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में योग और आयुर्वेद और अन्य जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो छोटे मोटे घरेलू नुस्खे ही क्यों न हो, तो हम देख रहे हैं कि आज उनका भी प्रचार प्रसार और उपयोग जो है बहुत बढ़ा है और एक नया कॉन्सेप्ट आयुष वेलनेस सेंटर्स के रूप में हमारे सामने है। तो आधुनिक तकनीक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को पुरातन चिकित्सा पद्धतियों के साथ ये जोड़ने की पहल को आप किस प्रकार देखते हैं?
देखो, हर चिकित्सा पद्धति का अपना एक महत्व है, और जो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारी महारत है वो हमारा आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद के जनक हम ही हैं। हमारा देश आयुर्वेद का जनक है। तो इसका जो रोल है, जो हमने 5 पिलर बताया, उसमें जो पहला पिलर है प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंशन में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। इस आयुर्वेद को हम वेलनेस सेंटर जो आयुष मंत्रालय जो डेवलप किया, हमारा योग भी उसी के अंतर्गत आता है। और आप अगर देखेंगे, योग भारत में तो स्थापित था, लेकिन विश्व के स्तर पर योग को स्थापित किया, और हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बाद में मनाना शुरू किया। अगर हमारा शरीर योग को अपनाएंगे तो वो निरोगी भी रहेगा और हमें कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो इसी तर्ज पर हमारे आयुष मंत्रालय है, जो कि प्रिवेंशन में भी काम करता है, और आजकल आयुर्वेद को डेवलप करने के लिए कई ऐसे ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, और उसको सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। सर, आज देश का कोई भी आम नागरिक हो, उसके पास जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की जो लागत है उसे देखते हुए आम आदमी को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच जो मिला है वो आयुष्मान भारत के जरिए मिला है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहुंच बढ़ी है चिकित्सा सुविधाओं की, इसे आप आम आदमी के लिए कितना राहत देने वाला मानते हैं? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं कहूंगा कि ये हेल्थ सेक्टर में गेम चेंजर है। गेम चेंजर ऐसे है मैडम, मैं गांव का रहने वाला हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, तो वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा बर्डन है तो वो है बीमारी का बर्डन। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो बेचारे अपने घर तक बेचना पड़ जाता था उनको अपना इलाज करवाने के लिए, अच्छा इलाज करवाने के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालू की है, इसमें लगभग आप ये समझो 50 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हैं इसके। लगभग 11 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को इसमें शामिल किया है, और इसमें 5 लाख का कवर है जो कि पर ईयर हर परिवार को मिलेगा। तो ये विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना है हेल्थ सेक्टर में, इससे बड़ी योजना कोई नहीं है, और इसने लगभग 50 करोड़ लोगों को शामिल किया है। ये तो अभी आपने बताया कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हाल ही में डॉक्टर साहब अभी जो जीएसटी में, स्वास्थ्य बीमा में जो प्रीमियम में कटौती की गई है, बिल्कुल उसको जीएसटी रहित बना दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम बिल्कुल इससे हेल्थ इंश्योरेंस जो बीमा है ये सस्ता भी होगा और लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होगा। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हेल्थ सेक्टर पे वो लगभग 3 गुना हो गई है। 2013-14 में ये 1042 रुपए थी, और 2022 में ये 3169 रुपए हो गए पर कैपिटा हेल्थ जो स्पेंडिंग है। तो ये चीजें हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा बदलाव आया है। सर, चर्चा को विराम दे उससे पहले एक बात जरूर करना चाहेंगे कि हम संडे ऑन साइकिल, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बार बार आह्वान करते हैं कि खाद्य तेल के प्रयोग में कमी लाएं, मोटापे को नियंत्रित करें। तो ये जो स्वस्थ जीवन शैली की ओर लोगों को प्रेरित करने की बात है, आपको क्या लगता है ये हमारे लिए एक बड़ा दीर्घकालिक गोल साबित होगी देश के स्वास्थ्य को बेहतर करने में? आपने बिल्कुल सही बोला। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया में रोग आए ही नहीं, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम किया है तो वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने योग को बढ़ावा दिया, आयुष मंत्रालय को बढ़ावा दिया, और योग के आधार पर हमको निरोग रहना सिखाया। दूसरा, जो वृद्ध लोग हैं अपने देश में 70 साल से ऊपर के, इनको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता है। तो इन्होंने अभी 70 साल से ऊपर के जितने भी अपने लोग हैं उनको फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, वैसे ही 70 साल से ऊपर वाले भारतीयों को फ्री ट्रीटमेंट मिलने की योजना भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित की है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आकाशवाणी स्टूडियो के लिए समय निकालने के लिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार। और श्रोताओं, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है डिजिटल एकीकरण पर फोकस करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, बीमा कवरेज का विस्तार कर और सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर सभी के लिए समान और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही है। ये कहना वाकई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 1 दशक में आमूलचूल परिवर्तन आया है, अभूतपूर्व काम किया गया है। श्रोताओं, आपसे आज्ञा लेने से पहले आपको ये बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग माधुरी वशिष्ठ, तकनीकी सहयोग रणदीप यादव, दिनेश मीणा, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और
प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।